कल्कि की टाइगर किंग बस एक कहानी नहीं है, ये व्यंग्य का मास्टरपीस है। ये प्रतिबंधपुरम के महाराजा, जिन्हें टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है, की जिंदगी पर रोशनी डालती है। कहानी महाराजा के जन्म से शुरू होती है, एक ऐसा पल जो एक खौफनाक भविष्यवाणी में डूबा हुआ था। ज्योतिषियों ने नवजात राजा की मौत के बारे में एक अजीब भविष्यवाणी की, एक बाघ द्वारा मौत। इस भविष्यवाणी ने पूरे महल में हलचल मचा दी। ये युवा महाराजा के लिए एक जुनून बन गया, जिसने उनकी किस्मत को अकल्पनीय तरीकों से आकार दिया। राजा सत्ता के नशे में और डर से प्रेरित होकर खुद भाग्य को चुनौती देने की कसम खाता है। वो 100 बाघों को मारने का संकल्प लेता है, ये मानते हुए कि इससे भविष्यवाणी बेअसर हो जाएगी। महाराजा की ये तलाश एक जुनून बन जाती है, उनके बढ़े हुए अहंकार और सामंती मानसिकता का प्रमाण। वो अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को भूल जाता है। उसका राज्य उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए शिकारगाह बन जाता है। वो प्रकृति के नाजुक संतुलन से अनजान रहता है। उसके कार्यों के परिणाम उसके महल की दीवारों से बहुत दूर तक गूंजते हैं। महाराजा का राज बाघ के शिकार का पर्याय बन जाता है। भविष्यवाणी से प्रेरित होकर वो अपने राज्य के हर बाघ को खत्म करने के एक क्रूर मिशन पर निकल पड़ता है। कोई खर्च नहीं बख्शा जाता, कोई उपाय बहुत ज्यादा नहीं होता। जंगल उसके आने पर कांपते हैं, हवा में डर और मौत की गंध होती है। राजा का जुनून कोई सीमा नहीं जानता। वो अपने दिन रात जंगल में बिताता है, लगभग उन्मत्त ऊर्जा के साथ बाघों का पीछा करता है। उसकी हर बातचीत शिकार के इर्द गिर्द घूमती है, हर विचार अगली हत्या पर केंद्रित होता है। उसके महल में बाघ की खालों की संख्या बढ़ती जाती है, जो उसके खूनी अभियान का भयानक प्रमाण है। बाघों की खोज महाराजा को एक शासक के कैरिकेचर में बदल देती है। भविष्यवाणी से प्रेरित उसकी मौत का डर उसे उस दुख से अंधा कर देता है जो वो देता है। अपने अस्तित्व पर उसका एकाग्र ध्यान उसके राज्य के कल्याण और उन प्राणियों पर छा जाता है जिनके साथ वो अपनी जमीन साझा करता है। उसके कार्य इस बात की एक कठोर तस्वीर पेश करते हैं कि कैसे अनियंत्रित शक्ति भय से प्रेरित होकर सबसे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को भी भ्रष्ट कर सकती है। महाराजा का बाघ जुनून बहुत बड़ी कीमत पर आता है। प्रतिबंधपुरम का राज्य, जो कभी समृद्ध और जीवंत था, उसके खूनी जुनून के बोझ तले टूटने लगता है। शाही खजाना जंगलों की तरह जल्दी खाली हो जाता है। राजा का धन फिजूल खर्ची के शिकार और मृत बाघों के लिए भव्य पुरस्कारों पर बर्बाद हो जाता है। प्रतिबंधपुरम के लोग चुपचाप पीड़ित हैं। उनकी दुर्दशा पर ध्यान देने की उनकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ती हैं। बंदूक की गोलियों की गूंज और महाराजा की आत्मघोषित विजय गर्जना से दब जाती हैं। राजा अपने ही डर और अहंकार से अंधा होकर अपने ही लोगों की दुर्दशा से अनजान रहता है। प्रतिबंधपुरम की कभी उपजाऊ भूमि उपेक्षित पड़ी है। किसान अपने परिवारों को खिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि उनका राजा शिकार में व्यस्त है। स्कूल और अस्पताल टूट जाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा बाघ के शिकार के भीषण तमाशे के पीछे छूट जाते हैं। राज्य, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, इस बात की एक सतर्क कहानी बन जाता है कि कैसे एक शासक का जुनून पूरे राष्ट्र को पंगु बना सकता है। भाग 4, अंग्रेजों का सामना, इच्छा शक्ति का टकराव। महाराजा का आतंक का राज भारत में ब्रिटिश राज के बढ़ते प्रभाव के साथ मेल खाता है। प्रतिबंधपुरम अपने आंतरिक संघर्षों के बावजूद अभी भी एक रियासत है, और ब्रिटिश अधिकारी महाराजा को मनोरंजन और तिरस्कार के मिश्रण से देखते हैं। वे उसे एक बीते युग के अवशेष के रूप में देखते हैं, एक पूर्ण शासक का कैरिकेचर। तनाव तब बढ़ जाता है जब अंग्रेज अपना प्रभुत्व जमाने के लिए उत्सुक बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा देते हैं। महाराजा अपने क्षेत्र में पूर्ण शक्ति के आदि क्रोधित हैं। वो इसे अपने अधिकार के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखता है। भाग्य को धोखा देने की उसकी खोज के लिए एक व्यक्तिगत अपमान, बुद्धि की लड़ाई शुरू होती है। 2 अलग अलग दुनियाओं के बीच टकराव। महाराजा अंग्रेजों के आगे झुकने को तैयार नहीं, चालाकी और हेर फेर का सहारा लेता है। वो अधिकारियों पर भव्य उपहारों की बारिश करता है, उम्मीद करता है कि वो उनका पक्ष जीतेगा और अपने शिकार के लिए अनुमति हासिल करेगा। यह मुठभेड़ भारत के बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर प्रकाश डालती है, जिसमें महाराजा पुरानी व्यवस्था का प्रतीक, औपनिवेशिक शासन की जटिलताओं को नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है। भाग 5, सुविधा का विवाह, दहेज के रूप में बाघ। महाराजा के बाघों की खोज एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब उसे एक पड़ोसी राज्य के बारे में पता चलता है, जहां बाघों की आबादी अच्छी खासी है।
100 बाघों को मारने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित वो एक योजना बनाता है। इस राज्य की राजकुमारी से रणनीतिक विवाह, उसका प्रस्ताव प्यार या यहाँ तक कि बुनियादी सम्मान से प्रेरित नहीं है, बल्कि शिकार करने के लिए और बाघों की ठंडी गणनात्मक इच्छा से प्रेरित है। राजकुमारी उसके असली इरादों से अनजान उसके घातक खेल में मोहरा बन जाती है। विवाह एक विशुद्ध रूप से राजनीतिक चाल महाराजा की हताशा की सीमा पर प्रकाश डालता है। वो अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए विवाह संस्कार का भी एक उपकरण के रूप में उपयोग करने को तैयार है। अपने आत्म संरक्षण के लिए किसी अन्य इंसान की खुशी का त्याग करता है। यह कृत्य उसके शासन के काले पेट को उजागर करता है, एक ऐसे व्यक्ति को प्रकट करता है जो भय से ग्रस्त है और अपने विकृत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी का भी शोषण करने को तैयार है। भाग 6, 100वां बाघ, धोखे से कलंकित विजय। साल बीत जाते हैं और महाराजा अपने लक्ष्य का अथक प्रयास करता है। अंत में वो दिन आता है जब वो भविष्यवाणी को पूरा करने के कगार पर खड़ा होता है। वो अपने 100वें बाघ को मारने वाला है। जंगल प्रत्याशा के साथ गूंजता है, हवा तनाव से भर जाती है क्योंकि राजा निशाना लगाता है। गोली चलती है, पेड़ों से टकराकर गूंजती है। महाराजा ने 100वें बाघ को मार डाला है, लेकिन उसकी जीत अल्पकालिक है, एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन से कलंकित। उसने जिस बाघ को गोली मारी वो कोई जंगली जानवर नहीं था, बल्कि एक सर्कस से लाया गया प्राणी था, जिसे वहां अपने राजा को खुश करने के लिए बेताब डरे हुए लोगों ने रखा था। महाराजा की जीत खोखली है। भाग्य के क्रूर मोड़ से उसकी वर्षों की अथक खोज व्यर्थ हो गई। हो सकता है उसने भविष्यवाणी को अक्षरशः धोखा दिया हो, लेकिन भावना में नहीं। उसका जुनून, भय और अहंकार से प्रेरित उसे सच्चाई से अंधा कर देता है, उसे उसी भाग्य के प्रति संवेदनशील बना देता है जिससे बचने के लिए उसने इतनी सख्त कोशिश की थी।